हाँ, तो मेरे छात्रों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोगों का 15 दिन 15 मैराथन के क्लास में आज जो है चौथा दिन है और आज चौथा दिन का क्लास करने वाले हैं। ठीक, तो आज जो है आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और आप लोग क्लास को आगे बढ़ाया जाए। मेरे भाई रेडी? मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होगी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो मेरे भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, आपका ये चैनल का प्यारा सा लोगो है, ये आपका अपना परिवार है। तो इस परिवार में जो है आप अपने छोटे भाई बहन या फिर दोस्त को जोड़ने का काम जरूर कीजिए। ठीक मेरे भाई, तो चलो चलते हैं अपना आगे जाओ। अगला जो स्टेप होने वाला है, चूँकि मैराथन क्लास है तो ये लोगो तो आप लोग रोज़ देख रहे होंगे कि मैराथन क्लास का हम ये लेकर के आते हैं। ठीक, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और आप लोगों की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मतलब टॉपिक क्या है आज जो हम पढ़ने वाले फिजिक्स चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखो भाई, प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के नियम जो है वो कितने हैं? दो। प्रकाश के अपवर्तन के भी दोनों नियम है, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे भाई? साइन आई बटा साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है मेरे भाई? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बटा u होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बटा u होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे भाई? 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो मेरे भाई अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से जब किरण जो है सघन माध्यम में जाती है तो किरण किस तरह मुड़ता है? तो किरण जो अभिलंब की ओर मुड़ता है। किरण किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको ए में देखने को मिल रहा होगा अभिलंब की ओर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, या फिर अवतल लेंस की? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे भाई? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखो भाई, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है किसकी? उत्तल लेंस की। किसकी होती है मेरे भाई? उत्तल लेंस की होती है फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई का अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो आपतन कोण आई का अपवर्तन कोण आर में संबंध ये होता है कि अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से बड़ा होता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, यानी कि आर जो है बड़ा है आई से। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा आर ग्रेटर देन आई, दिख रहा है मेरे भाई, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है मेरे भाई? निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग कर पसंद करेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए
हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। भाई कम दूरी होना चाहिए और ऊपर से जो है उत्तल लेंस होना चाहिए। कौन सा लेंस होना चाहिए मेरे भाई? उत्तल लेंस होना चाहिए, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पर? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पर मेरे भाई? जब वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच रहती है। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी टाइप हुआ है। इसके लिए भाई सॉरी, बी होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उत्तल लेंस ही बना सकता है। किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस ही बना सकता है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस को अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? फोकस कहेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस लगा रहता है वो लेंस कौन सा होता है? वो लेंस उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस रहता है मेरे भाई? उत्तल लेंस रहता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है? अल्कोहल का अपवर्तनांक मेरे भाई 1.36 है। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है? 1.36 है। अगला क्वेश्चन पर चलो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक मान कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक मान कौन है? प्रकाशिक मान कौन है मेरे भाई? इसमें से प्रकाशिक मान, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 19 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं है। निम्नलिखित में से प्रकाशिक मान कौन है? प्रकाशिक मान मेरे भाई शीशा है। प्रकाशिक मान माध्यम शीशा है। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम शीशा हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि लकड़ी से प्रकाश पास कर सकते हैं नहीं, लोहा से नहीं, तांबा से नहीं, लेकिन शीशा से प्रकाश पास कर सकता है, पार कर सकता है, शीशा को आर पार कर सकता है प्रकाश। ठीक, तो ये प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण हो या फिर लेंस, ये जो है अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है मेरे भाई? ऋणात्मक होती है। तो दोनों अवतल हो जाएगा। दोनों कैसा हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा अवतल। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम बहुत कम कहाँ होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है मेरे भाई? प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है। कहाँ होता है? कांच में होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आवर्धन कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव कैसा होता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है।
तो अतः इसका झुकाव किस ओर होता है, कैसा झुकाव होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका झुकाव जो है अभिलंब की ओर होता है। किस ओर होता है? अभिलंब की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यू भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या है। यू भी और एफ के लिए जो है लेंस सूत्र क्या है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m का मान कैसा होता है? तब आवर्धन m जो है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन v/u, लेंस का आवर्धन v/u। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, आवर्धन m सदा होता है। देखो अवतल लेंस के प्रकरण में जो है प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। तो आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, या फिर कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। देखो भाई सी नंबर ऑप्शन होने वाला नहीं, डीम कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जो कि होने वाला है नहीं। तो या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक में से। देखो ऋणात्मक जब होता है आवर्धन तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। और जब धनात्मक आवर्धन होगा तब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, काल्पनिक। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर आवर्धन कैसा होना चाहिए? धनात्मक। कैसा होना चाहिए मेरे भाई? धनात्मक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। आवर्धन का एसआई मात्रक मेरे भाई नहीं होता है। आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसा होता है? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसा होता है मेरे भाई? मात्रक विहीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, बिंब यानी कि वस्तु, उत्तल लेंस में जब वस्तु जो है फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मतलब कैसा बनता है। उत्तल लेंस के बीच जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है मेरे भाई? काल्पनिक और सीधा बनता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है मेरे भाई? वो कौन सा लेंस है जिसको हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं? तो वो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है मेरे भाई? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है? 1/f, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसी लेंस से बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे हम उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती, क्या होती है, कि धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है या फिर शून्य होते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता मेरे भाई धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पर देखो क्या कह रहे हैं, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। अगर हम माध्यम बदल दे तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। तो माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदल जाता है, तो ये प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश का वेग बदलना अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में क्या पैदा होता है? पार्श्व विस्थापन। क्या पैदा होता है मेरे भाई? पार्श्व विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखो मेरे भाई लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लो। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। और डायोप्टर एक लेंस की क्षमता P दिया हुआ है -5 डायोप्टर, तो यहाँ पर 1/f। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है हमें f को आगे लेकर के चलना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? -1/5 हो जाएगा। चूँकि डायोप्टर है, क्या है मेरे भाई? डायोप्टर है, तो गुना में 100 देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा भाई, पदाव बराबर से। तो गुना में 100 दे करके चले मेरे भाई, गुना में 100 दे करके चलें क्या? तो चलो गुना में 100 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर 1/5 -1/5 गुना 100। ठीक, अब यहाँ पर काटोगे ना मेरे भाई, तो 5 एकम 5, और यहाँ पर जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर जो है हम क्लियर कर देते हैं 1/5। तो f बराबर 1/5 हो गया। यहाँ पर छोटा सा हम चलेंगे, छोटा सा रूप लेकर के चलेंगे, माइनस तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर आप बहुत छोटा सा हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है f बराबर हमें क्या हो जाएगा? -1/5। ठीक, उसके बाद जो है चूँकि हमें जो है फोकस दूरी निकालनी है, तो -1/5 ठीक गुना में 100 कर लो। ठीक मेरे भाई, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद काटो, 5 एकम 5, 20 5 100, क्या होगा? 20 5 100। तो फोकस दूरी हमें निकल के आ रहा है -20 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ रहा है मेरे भाई? -20 सेंटीमीटर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो -20 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस बनाने के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग हम नहीं कर सकते? देखो लेंस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सो पहले समझ लो। लेंस बनाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद जो है विचलन नहीं होता। क्या नहीं होता है? विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पानी में डाली छुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में अगर हम छड़ी को डाल दें, ठीक, छुई छड़ी होता है या फिर छुरी छड़ी होता है, जो भी हो, उसको डाल दे तो हमें जो टेढ़ी दिखती है वो छड़, उसमें इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है?
तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है मेरे भाई? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहेंगे मेरे भाई? अभिसारी लेंस हम कहेंगे उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मेरे भाई धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता क्या है? सो पहले बताओ मेरे भाई। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस कारण से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच जो है वो किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या फिर कांच जो है प्रकाशिक माध्यम। कैसा माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं क्या? नहीं, तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है प्रकाश आकाश में जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का क्या होता है? अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का क्या होता है मेरे भाई? अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देखो भाई लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है? 2 डायोप्टर। ठीक, तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहे हैं तो 1/f 2D बराबर 1/f। आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक f बराबर में क्या होगा मेरे भाई? आगे चलेंगे ना तो f बराबर में हमें हो जाएगा 1/2D। चूंकि d लगा हुआ है तो इसको जो है d साइड किया जाए तो यहाँ पर गुना में हम 100 दे सकते हैं। 100 गुना में दे सकते हैं। ठीक, आगे इसको कट करो तो 50 दूना 100, यानी कि हमें जो फोकस दूरी निकल के आने वाली है वो फोकस दूरी हमें निकल कर कितना आने वाली है मेरे भाई? 50 सेंटीमीटर। कितना निकल के आने वाली है? 50 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर जो है 2D धनात्मक था तो इसलिए धनात्मक संख्या ही लेना पड़ रहा आ रहा है। ठीक, तो 50 डायोप्टर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा 50 सेंटीमीटर। 50 डायोप्टर बोल रहे हैं भाई, मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बिंब रहती है कहाँ पर? उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बिंब रहते हैं फोकसांतर से कम दूरी पर। कहाँ रहती है? फोकसांतर से कम दूरी पर। मेरे भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन तो है नहीं। अब जो है हिस्ट्री का जो है 7वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज लास्ट क्लास होगा हिस्ट्री का। 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर दोनों करा देते हैं। ठीक, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो हिस्ट्री का 7वां चैप्टर आज करा देते हैं। देखो भाई क्या है? व्यापार और भूमंडलीकरण। चलो अब थोड़ा फास्ट में चलना पड़ेगा। तो देखो कह रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना मेरे भाई? 1995 में। कब बना? 1995 में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा मेरे भाई? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? अमेरिका पर। किस देश पर पड़ा मेरे भाई? अमेरिका पर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है यूरो। क्या है?
यूरो। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया। कहाँ देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं? ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं? ओपेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया। विश्व बाजार के रूप में पहला नगर जो उभर कर सामने आया था वो आया था अलेक्जेंड्रिया। कौन सा नगर सामने आया था? अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सो देखो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था मेरे भाई? सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है वो औद्योगिक क्रांति थी। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार जो है आधुनिक काल में जो है 15वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार 15वीं शताब्दी से आधुनिक काल में विस्तार आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से। कहाँ से करता था मेरे भाई? भारत से। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कार्डलिफ। कौन है? कार्डलिफ। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है मेरे भाई? अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम डॉलर है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक संकट या फिर मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट बोलो या फिर आर्थिक मंदी के कारण जो है यूरोप में जो है फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था? रूस। रूस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहद उत्पादन व्यवस्था जो अमेरिका में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले गुट के देशों का नेतृत्व जो है सोवियत रूस कर रहा था। कौन कर रहा था? सोवियत रूस कर रहा था। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है ब्रसेल्स संधि कब हुई थी? ब्रसेल्स संधि कब हुई थी मेरे भाई? ब्रुसेल्स होता है, ब्रुसेल्स संधि। ब्रुसेल्स संधि कब हुई थी मेरे भाई? ब्रुसेल्स संधि 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो जॉन विलियमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो देखो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय जो है आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हुआ था, समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ। किसका? यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 1944 ईस्वी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था मेरे भाई? 1919 ईस्वी में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ?
1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही थी? तो राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी की आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी मुख्य भूमिका निभा रही थी, यानी कि इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें। अब आगे जो है आपका हिस्ट्री का 8वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आर यू रेडी मेरे भाई? हिस्ट्री का 8वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप लोग रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ भाई, आप लोग बताओ फटाफट से। हिस्ट्री का 8वां चैप्टर लेकर चले। चलो हिस्ट्री का 8वां चैप्टर करने चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हिस्ट्री का 8वां चैप्टर पहला क्वेश्चन कह रहा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था मेरे भाई? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है बांग्ला भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ? बांग्ला भाषा में हुआ। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? दुनिया में सर्वप्रथम मुद्रण यानी कि मुद्रा छापने की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। रुपया छापने की शुरुआत सबसे पहले चीन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जो गवर्नर जनरल विख्यात है वो कौन सा था? चार्ल्स मेटकॉफा। चार्ल्स मेटकॉफा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था मेरे भाई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था मेरे भाई? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा संबंधित था? अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र किस भाषा संबंधित था? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन पर चले। 95 अप्रैल थीसिस किसने लिखी? 95 अप्रैल थीसिस किसने लिखी? 95 अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी मेरे भाई? मार्टिन लूथर ने। किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? मिरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन पर चले। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले जो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता जो है परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी? बढ़ाओ फटाफट से मेरे भाई। चीन में। कहाँ पर? चीन में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? चीन में। कहाँ विकसित की गई मेरे भाई? चीन में। वुड ब्लॉक यानी कि लकड़ी पर छपाई। अगला क्वेश्चन गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। अगला क्वेश्चन छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। किसने किया? गुटेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। किसने कही थी? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे क्या? मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है संवाद कौमुदी प्रकाशन किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन पर चलें। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था मेरे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन पर चले। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम जो है 1951 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1951 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ आरंभ हुआ मेरे भाई? चीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन। किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। रिपन ने तो अंत किया था, लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अब जो हम करने वाले हैं मेरे भाई, हिंदी का चैप्टर 4 करने वाले हैं। हिंदी का चैप्टर 4। आप लोग रेडी हो क्या? बताओ, आप लोग रेडी हो क्या? भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर 4 नहीं होगा। भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर 3 है। भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर 3 है मेरे भाई। आप लोग रेडी हो क्या? फटाफट से बताना। तो मेरे उम्मीद से आप लोग रेडी होगे, तो हम करें, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। किसको माना है? भारत को। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था? बताओ फटाफट से मेरे भाई, किस नगर में हुआ था? देसाऊ। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कैसी भूमि है, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत ब्राह्मण तथा या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? फटाफट से बताना किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन, पुरातन मानव का अर्थ क्या है? पुरातन मानव का अर्थ क्या है? 5वां क्वेश्चन है मेरे भाई, पुरातन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। पुरातन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति को अनायास से ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? भारत। कौन सा देश है? भारत। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य में भी कहीं अधिक विशाल रहा है? कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी भाषा थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी मेरे भाई? संस्कृत। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है मेरे भाई? फटाफट से बताना। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। क्या है मेरे भाई? भाषण। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर। क्या था? विल्हेम मुलर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात प्राचीन फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है, स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। स्वामी दयानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था? 18 वर्ष की उम्र में।
कितने उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताना मेरे भाई, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पर चलें, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे मेरे भाई? 1787 ईस्वी में। कब पहुंचे थे मेरे भाई? 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का। वारन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का। उसके बाद दारिस क्या था? क्या है? दारिस क्या है? सोने के सिक्के। दारिस क्या है? सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन को क्या कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके क्षेत्र में? नीति कथा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? नीति कथा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मुलर ने। किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल का समय था वो बताना फटाफट से मेरे भाई। किस गवर्नर जनरल का समय था? वारन हेस्टिंग्स का। किसका? वारन हेस्टिंग्स का। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? भारत। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन करने योग्य देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे मेरे भाई? हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ मैक्स मुलर के अनुसार हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ मैक्स मुलर के अनुसार हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन पदानुवाद मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट कौन थे मेरे, क्या थे? प्लेटो और कांट क्या थे मेरे भाई? प्लेटो और कांट जो है महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँव में। अगला क्वेश्चन, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने। किसने अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? गांव में। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? गांव में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का रचना काल कौन सा है? 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल कौन सा है? 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन देखो, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? क्या यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य? क्या? संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला जो हम चलने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, हम चलने वाले संस्कृत के चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पर। तो क्या आप लोग रेडी हो? संस्कृत साहित्य लेखिका जो आपका संस्कृत का चैप्टर 4 है उसको करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो मेरे भाई? मेरे में से आप लोग रेडी होंगे तो चलो करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। कितने पद? 200। कितने पद मेरे भाई? 200। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है कंपन राय का समय क्या था। कंपन राय का समय क्या था मेरे भाई? कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय का समय था 14वीं शताब्दी। कौन सा समय था? 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रादित्यस्य राज्ञी एक विजयांका इति मन्यते। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करें। यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था मेरे भाई, यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था। यहाँ पर चंद्रादित्यस्य राज्ञी डॉट एक विजयांका इति मन्यते। यहाँ पर जो है किस शब्द का हम उपयोग करेंगे, किस पद का उपयोग करेंगे, किस पद से हम भरेंगे इसको, ठीक, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चंद्रादित्यस्य राज्ञी, ठीक, चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारी का एक विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को जो है विजयांका माना जाता था। क्या माना जाता था? विजयांका माना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, तिरुम्बुलांबा रचित चंपू काव्य है। तिरुम्बुलांबा रचित चंपू काव्य, तिरुम्बुलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? वरदाम्बिका परिणय। क्या है मेरे भाई? वरदाम्बिका परिणय। अगला क्वेश्चन पर चले, रेडी हो? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन है? विजयांका। कौन है? विजयांका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी कि ऋग्वेद में जो है कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? कितने ऋषिकाओं का? चतुर्विंशति यानी कि 24। कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? चतुर्विंशति, 24। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहे हैं आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन पर चलें। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है मेरे भाई? संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? फटाफट से बताना मेरे भाई। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5। कितनी? 5। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है गांधी जी से दर्शन प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलें। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन पर देखो, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में जो है 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। कितने? 5। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है विजयांका का काल किस शताब्दी से माना गया है? विजयांका का काल किस शताब्दी से माना गया है? 12वीं। किस शताब्दी से? 12वीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पंडित छमाराव रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है याज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी? मैत्री। याज्ञवल्लभ की पत्नी कौन थी? मैत्री। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है याज्ञवल्लभ ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। याज्ञवल्लभ ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है याज्ञवल्लभ किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्लभ किसकी शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की। याज्ञवल्लभ किसकी शिक्षा देते हैं? आत्मतत्व की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है चालुक्य वंश के राजा कौन थे?
चालुक्य वंश के राजा कौन थे मेरे भाई? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। अगला क्वेश्चन, मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजय महाकाव्य की रचना कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या करें, अच्युत राय। क्या कह रहा है मेरे भाई? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रिम्बुलांबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी मेरे भाई? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? त्रिम्बुलांबा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वरदांबा का परिणय नामक चंपू काव्य की रचना कौन है? वरदांबी का परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? त्रिम्बुलांबा। कौन है मेरे भाई? त्रिम्बुलांबा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। किस काल की? वर्तमान काल की। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी मेरे भाई? चंद्रादित्य की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। किसका? सुलभा का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है मेरे भाई? गंगा देवी का समय 14वीं सदी है। गंगा देवी का समय कौन सा है? 14वीं सदी है। अगला क्वेश्चन, समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी से। समाज की गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी से। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? राजा जनक के सभा में। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? पंडित छमाराव। शंकर चरित के रचनाकार कौन है मेरे भाई? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? डांडे की। किसकी उक्ति है? डांडे की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका मेरे भाई शिला भट्टारिका भी है, रामभद्रांबा भी है, देव कुमारी का भी है, यानी कि सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग करनी कवित्रियों के पद में, करनी नहीं होना चाहिए था मेरे भाई, कितनी होना चाहिए था? यहाँ पर त होना चाहिए था, कितनी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पंडित छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? पंडित छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो पंडित छमाराव जो है शंकर चरितम पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की? शंकर चरितम की रचना की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी मेरे भाई? मैत्रेयी याज्ञवल्लभ की पत्नी थी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्लभ की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखो क्या करे, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने विजयांका को कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने विजयांका को कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने विजयांका को कहा है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब जो है क्वेश्चन हुआ एंड। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास जो है एंड हो चुका है। मैराथन जो क्लास चल रहा था उसका चौथा दिन एंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लास पूरा किए होंगे और आप लोग यहाँ तक क्लास किए हैं मेरे भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। आप लोगों को जो है आगे इस परिवार में की संख्या आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है। मेरा काम था मेहनत करने का, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया
अब इस परिवार में की संख्या, इस परिवार को बढ़ाने का काम आप लोगों का है। तो आप इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें। वीडियो लाइक नहीं किए हो भाई अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी की तरह सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।